जी। तो मैं एक कंट्रास्ट देना चाहूंगा कि उसने डेविड गॉगिन्स को चुना, जिसने कहा कि भाई आप एक बंदे का सबसे बड़ा बुरा यही कर सकते हो कि उसको एक विक्टिम आइडेंटिटी दे दो, उसको एक विक्टिम एक्सक्यूज दे दो। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू समवन हु इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट। किसी के जीवन में बहुत कुछ बुरा है, उसके ऊपर जो सबसे बुरा कर सकते हो वो यह कर सकते हो। वहीं उसी के मेरी बेटी के बराबर उम्र की लड़की है ग्रेटा थनबर्ग, और जब वह स्कूल में थी मेरी बेटी, तो उसी समय ग्रेटा थनबर्ग को बहुत पॉपुलर बनाया गया और दुनिया भर में रोल मॉडल की तरह पेश किया गया। अगर दुर्भाग्य से मेरी बेटी ने डेविड गॉगिन्स की जगह ग्रेटा थनबर्ग को अपना रोल मॉडल चुना होता, तो आज उसका जीवन कैसा होता। मैं इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इट इज अ फिलोसॉफिकल हेल्थ प्रॉब्लम. What we thought could have turned out to be a mental health problem was averted. The solution came out because he tackled with it philosophically by choosing the correct philosophy and the correct role model. तो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगली जनरेशन की रोल मॉडल चुनने की, वे अपना रोल मॉडल डेविड गॉगिन्स को चुनते हैं या ग्रेटा थनबर्ग को चुनते हैं. There lies the solution to this discussion. जी. प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार. मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री डॉक्टर राजीव मिश्रा जी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, फिर से अपने शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए. सर आप जैसे बुद्धिजीवी अगर आते हैं, अगर यदि आपको बुद्धिजीवी शब्द से परेशानी ना हो तो हमारे चैनल का सौभाग्य जी है. ठीक, ये क्लैरिटी जरूरी थी. कभी कहें तो हम बुद्धिजीवी शब्द की व्याख्या पर अलग से बात करना चाहेंगे. बुद्धिजीवी वह होता है जो अपनी जीविका अपने प्रोडक्ट ऑफ माइंड से अर्जित करता है. एक लेखक बुद्धिजीवी हो सकता है जिसकी जीविका उसके लेखन पर निर्भर हो. एक डॉक्टर बुद्धिजीवी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जो जीविका है वो उसकी सर्विस पर डिपेंडेंट है, वो जो करता है उस पर डिपेंडेंट है, ना कि वह क्या सोचता है, विचारों पर नहीं. तो इसलिए मैं बुद्धिजीवी शब्द की परिभाषा को पूरा नहीं करता और मुझे खुशी है कि यह अंतर जो है वो मुझे मेरे विचारों को मेरी आजीविका से स्वतंत्र रखने की छूट देता है. और सबसे प्रमुख बात सर ये है कि दर्शकों आज का विषय हमारा कुछ और है, पर इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि किसी इंसान की आजीविका किस चीज पर निर्भर करती है ये उसको शेप भी करता है. उस इंसान को वो किस पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर होना चाहता है, वो चीज बाद में धीरे धीरे उसको पूरी तरीके से नियंत्रित भी करती है, शेप भी करती है. लोगों को लगता है हम स्वतंत्र हैं, ऐसा होता नहीं. तो बड़ा सोच समझ के जो है आजीविका का आधार चुनना चाहिए. और देखिए भाई कई प्रोफेसर होते हैं वामपंथी हो जाते हैं और बहुत इस्लाम की भी लगते हैं तारीफ करने, तो हमें समझ में नहीं आता कि अरे इतना खुली बुद्धि का आदमी कहाँ जा रहा है, पर वो आजीविका जो है उस तरफ उसको लेकर चली जाती. खैर आज का जो हम पिछली बार हम लोग की आपसे बात हुई थी फाउंटेन हेड किताब पर, बड़ी शानदार किताब थी, दर्शकों का बहुत प्यार मिला हमें. जिन लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया उसको, और आप लोगों ने आकांक्षा भी जताई कि हम लोग इस प्रकार के जरूरी विषयों पर बात करें. तो आज का जो विषय राजीव सर के साथ में हम क्या करते हैं कि किसी एक घटना को हम उस घटना के तरीके से उसके राजनीतिक पहलुओं को थोड़ी देर हटा के उसके समग्र रूप में उसको देखने का प्रयास करते हैं, उसको एक मैक्रो पिक्चर देखते हैं. जैसे अभी हाल फिलहाल में घटना हुई नीट की, और नीट के चक्कर में बच्चों की आत्महत्या की खबरें आई. अब वो तो लोकल अथॉरिटीज बताएंगे कि जबरदस्ती की कई सारी घटनाओं को उससे जोड़ दिया गया है या वो एक्चुअली है, या कम से कम हमें यह पता है कि छात्रों के प्रेशर में होने के कारण, कुछ एग्जाम न निकाल पाने के कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं. और चूंकि डॉक्टर राजीव जी जो है उस प्रकार के केसेस यूरोप में, लंदन में देखते हैं कि बच्चे जो है आजकल के जनरेशन के, उनको एक्चुअली सुसाइड की तरफ क्या प्रेरित कर रहा है, वो घटनाएं बढ़ रही हैं, कितनी ज्यादा हैं, कितनी कम है, इत्यादि इत्यादि. हमारे यहाँ भी वो समस्या है. हमारे यहाँ भी सबसे बात ये आ गई. भूमिका में थोड़ी लंबी रख रहा हूँ क्योंकि बात बड़ी जरूरी है कि मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वर्ग जो हमारा अगली जनरेशन का है, जो घटिया हरकतें कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया.
एक वर्ग हमारा है साइंटिस्ट बन रहा है, एक वर्ग हमारा है स्पोर्ट्स में अच्छे अचीवमेंट्स कर रहा है, एक वर्ग है जीवन बढ़िया अपना बनाने जा रहा है, उस पर कोई बैगेज नहीं है, वो स्वतंत्र होकर निकला है कुछ करने। पर यह बताया गया कि एक वर्ग जो है वो खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। कमिंग बैक टू दिस की आखिर, क्योंकि हर जनरेशन का जीने का एक तरीका होता है, हर जनरेशन को एक नया जीने का तरीका मिलता है, जीने का एक वातावरण मिलता है, माहौल मिलता है, और आजकल मोबाइल की वजह से वो वातावरण परिवार से कम और दुनिया से ज्यादा मिलता है किसी भी बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को हाथ में मोबाइल से इत्यादि। हम किसी की बुराई तारीफ नहीं कर रहे, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सर, ये जो प्रॉब्लम है, ये इसको हम क्या कहें, ये जो अगली जनरेशन हमारी झेल रही है, जो हमारी पिछली जनरेशन शायद उतना नहीं जान पाई थी, ये क्या इश्यूज हैं और इसके क्या कारण हैं इस समय, अगर हम जनरेशन की ही बात करें सर? जी, मेंटल हेल्थ के बारे में आपने एक विषय उठाया, मैं आपके इस प्रश्न को उस प्रश्न से जोड़ता हूं। हमें आजकल बहुत पहले के मुकाबले बहुत अधिक संख्या में मेंटल हेल्थ के केसेस दिखाई दे रहे हैं और सुसाइड या सुसाइड अटेम्प्ट्स के केसेस दिखाई दे रहे हैं। और यह कहूं कि पश्चिमी समाज आज के दिन में एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक की ओर बढ़ रहा है, एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक के ऊपर बैठा है, तो यह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में देखता हूं, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं, मैं फिजिशियन हूं, और मैं अपने मेडिकल वार्ड में देखता हूं, मेरे करीब 20 से 25% केसेस जो होते हैं किसी एक दिन के काम के, वे इसमें जितने यंग बच्चे आते हैं, वो यंग पॉपुलेशन जितने होते हैं, वे लगभग सारे किसी फिजिकल प्रॉब्लम्स के बजाय अक्सर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स हुआ, डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने ओवरडोज ले लिया, तो हम उस ओवरडोज का ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में उसे साइकियाट्रिस्ट को रेफर करते हैं। तो ऐसे केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक दिखाई दे रहा है, और मैं अगर इसको पिछली जनरेशन से कंपेयर करूं तो एक तरफ एक चीज, अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि ये इस यंग जनरेशन में अल्कोहल लेकर आने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। अब मुझे 25-30 साल के लोग अल्कोहल से पीड़ित उतने नहीं दिखाई देते जितने आज से 15 साल पहले दिखाई देते थे। तो जो पॉपुलेशन पहले 30 साल का था, 25 साल का था और अल्कोहल पीकर आता था, अभी वो उसकी उम्र बढ़कर 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, और वह अल्कोहल रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम वगैरह से लेकर आता है। लेकिन जो नई पीढ़ी में अल्कोहल लेकर, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, जो अधिक अधिक अल्कोहल लेकर आने की जो समस्याएं थी, वे अब काफी कम दिखाई देती हैं। लेकिन उसका स्थान इस मेंटल हेल्थ एपिडेमिक ने ले लिया है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे नहीं पता, इस पर शायद कोई स्टडी नहीं हुई है, इस चेंज पर, इस फिनोमेना पर, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पहले जो क्लास रियलिटी से डील नहीं कर पाता था, वह अपनी इस समस्या को अल्कोहल से छुपा लेता था। आज वही क्लास, वही सब ग्रुप जो रियलिटी से डील नहीं कर पाता, वो ओवर्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आता है, एंजाइटी लेकर आता है, उसे जीवन की छोटी छोटी बातों से पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, वह कांस्टेंट एंजाइटी में रहता है, और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी सीकिंग चलती रहती है। फिर वह तरह तरह की ट्रेंडी आइडेंटिटीज पकड़ता है, कोई एलजीबीटीक्यू तरफ जाता है, कोई ट्रांस की तरफ जाता है, किसी को एक्टिविज्म का शौक चढ़ता है, कोई इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म की ओर निकल जाता है। तो थोक भाव से ग्रेटा थनबर्ग निकल रहे हैं, और इसके पीछे यह जो इंडॉक्ट्रिनेशन के लिए तैयार कच्चा माल मिल रहा है, क्योंकि यह लोग अपनी आइडेंटिटी तलाश रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक्चुअली एक प्योरली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, यह एक फिलोसॉफिकल हेल्थ प्रॉब्लम है। रियलिटी से को समझ नहीं पाने की, रियलिटी समझने की फैकल्टी नहीं होने की, और उससे डील नहीं कर पाने की समस्या ने इस एपिडेमिक का जन्म दिया है, जो अपने अलग अलग फॉर्म्स में, सोशल पैथोलॉजी के फॉर्म में एंड
साइकोपैथोलॉजी के फॉर्म में, और इसको मैं कहता हूं एपिस्टेमोपैथोलॉजी जो है वो साइकोपैथोलॉजी एंड सोशियोपैथोलॉजी के फॉर्म में सामने आ रही है। जी सर, एक इसमें बात प्रमुख है कि जैसा आपने बताया कि बच्चे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से ज्यादा इस समय ग्रसित हो रहे हैं, और हम यह देख रहे हैं कि वामपंथ के द्वारा मीडिया का प्रभाव बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और मीडिया का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना हमारी आपकी एज में नहीं हुआ करता था। रेयरली ही फिल्में या आदमी पढ़ता था तो किताबें पढ़ता था, हर प्रकार की किताबें पढ़ता था। समाज से, परिवार से जुड़ना, खेलना कूदना। आप कह रहे हैं फिजिकल चोटें कम है, इसका मतलब में भी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं। अदरवाइज भाई जितना पहले जिस प्रकार से बच्चे खेलते कूदते थे, चोटें लगती थी, और उसमें भी एक विकास होता था टीम को जानने का, लोगों को जानने का, समझने का, और शायद वो ज्यादा स्ट्रेसफुल था। मे बी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा कठिन थी, तो वो स्ट्रेस इतना ज्यादा होता था इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कैसे डील करते थे, कि ट्रैवल मुश्किल था, बहुत सारी चीजें थी, तो बाकी समस्याएं छोटी लगती थी उसके सामने, क्योंकि बड़ी समस्याएं ज्यादा हैं, और एग्जिस्टेंस की और उसकी समस्याएं ज्यादा थी हमारे सामने, सर्वाइवल की या पैसे कमाने की या जीवन को जीने की। शायद ये समस्याएं इस कारण से भी हो गई हैं कि आजकल जीवन की एक्चुअल समस्याएं कम हो गई हैं सर्वाइवल की, और जो बाकी खाली समय मिल रहा है उसमें मीडिया का प्रभाव आ रहा है। वो आपको ये कह रहा है कि आप जो भी सोचते हैं, जैसे फिल्मों में मैं देखता हूँ अक्सर कि मैं रुकना नहीं चाहता, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं जॉब छोड़ देना चाहता हूँ, मैं शेफ बनना चाहता हूँ, मैं फोटोग्राफी, और ये मैं हर फिल्म में लगातार देख रहा हूँ, हर जगह पे, कि अगर आप स्टेबल हैं, आप परिवार के साथ हैं, तो ये मीडिया ये बता रहा है कि आप गलत हैं। और आप अगर अनस्टेबल हैं, आप कल जो है ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहीं कैफे बना लेना चाहते हैं, कहीं परिवार छोड़ देना चाहते हैं, तो आप जो है ज्यादा पीयर प्रेशर में आप वैलिड माने जाएंगे कि वाह क्या बात है। जबकि मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, उनका जीवन कोई बहुत ज्यादा सुखी नहीं है। तो और ये रियलाइजेशन उनको बहुत देर में आती है। तो ये भी एक इसका प्रमुख कारण हो सकता है सर। ये क्या मतलब कुछ इश्यूज हैं इस तरीके के कि मेंटल हेल्थ का जो हमें प्रादुर्भाव दिख रहा है, उसमें इन सब एलिमेंट्स को भी आप देखते हैं सर? आपने बहुत सारी बातें एक साथ कह दी, और मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं सबको अलग अलग ले सकूं। पहली बात तो मैं कहूंगा, इस धरती पर हमारा जीवन आसान होगा, उसमें चुनौतियां नहीं होंगी, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया किसी ने। तो चुनौतियां रहेंगी और हमेशा रहेंगी। आपने जो बात पॉइंट आउट की कि जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो भौतिक चुनौतियां थी जीवन यापन की, या अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक साधन जुटाने की, वह चुनौतियां कम हो गई। और मैं मानता हूं कि वह चुनौतियां आज की पीढ़ी के सामने पहले से थोड़ी कम है। लेकिन तब क्या है कि हमने अपने जीवन यापन का जो मिनिमम स्तर है उसको ऊपर उठा लिया। पहले अगर आपके पास साइकिल थी, आपका काम चल जाता था। आपके सामने जो चुनौती थी, एक साइकिल एफर्ट करने की थी, आज एक एसयूवी एफर्ट करते हैं, तो आपकी चुनौती एक एसयूवी एफर्ट करने की है। तो आपकी भौतिक आवश्यकताएं भी आपकी क्षमताओं के साथ साथ बढ़ती हैं, चुनौतियां वैसी ही रहती हैं। और जीवन में, इस धरती पर हमारा जीवन चुनौतियों से मुक्त होगा, ऐसा कोई प्रॉमिस अगर कोई आपसे कर रहा है तो वह आपको मूर्ख बना रहा है, आपको गड्ढे की ओर धकेल रहा है। मैं इतना ही कहूंगा। अब प्रश्न यह है कि जीवन जीने की जो फंडामेंटल चुनौती है वह क्या है। तो फिलोसॉफिकल लेवल पर जीवन जीने की जो फंडामेंटल चुनौती है वह है रियलिटी को जानने की चुनौती। व्हाट इज द रियलिटी? बाय व्हाट इज द रियलिटी आई डू नॉट मीन कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, इस संसार के परे क्या है। आई डोंट मीन दोज क्वेश्चंस, राइट। जब हम फिलोसॉफिकल इश्यूज पर आते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम ऐसी चीजों को उठाएं जो पराभौतिक हो। मैं अपने जीवन जीने की फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। हमें रियलिटी को जानने के लिए क्या जानना है? हमें रियलिटी को जानने के लिए यह जानना है कि हमारा अगला मील कहां से आएगा, उसका बिल मैं कैसे पे करूंगा, मुझ में क्या स्किल है, उस स्किल पे मुझे कौन जॉब देगा, उस जॉब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे, अगर मुझे अधिक पैसे चाहिए, अधिक साधन चाहिए, तो मुझे और कौन सा स्किल डेवलप करना होगा। दुनिया कैसे बदल रही है और यह बदल कर किस ओर जाएगी, उस बदलती हुई दुनिया में मैं अपने आप को कहां पाऊंगा और कैसे सरवाइव करूंगा। तो सर्वाइवल का जो बेसिक क्वेश्चन है वह है टू नो द रियलिटी।
अब जिस स्तर पर भी आप सरवाइव करना चाहते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर पर सरवाइव करना चाहते हैं, तो ये सारे प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन मोडलिटी वही रहती है। टू नो द रियलिटी यू नीड टू हैव द आईज टू सी व्हाट इज हैपनिंग, टू परसीव, the brain to create a concept of what is happening so that you can foresee and you can classify certain events in a certain way, जिससे कि जो चीजें नहीं भी हुई हैं वो आपको दिखाई दें। आप हर चीज को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, लेकिन आप एक कंसेप्ट बना लेते हैं और आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन आपको सच को जानने में मदद करता है। एंड देन यूज लॉजिक, तब आप लॉजिक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि अगर उसमें कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं तो आप उसको रूल आउट करते हैं। इस प्रोसेस की जरूरत हमेशा होगी, हमेशा होती है। अभी आपने सिनेमा की बात की। सिनेमा कला पिछले कई समय में क्या कर रहा है? समाज की, संसार की, व्यक्ति की एक डिफॉल्ट फिलॉसफी होती है। बिना फिलॉसफी के कोई नहीं जीता, सबकी एक डिफॉल्ट फिलॉसफी होती है। दूसरा रास्ता यह है कि व्यक्ति सजग हो और अपनी फिलॉसफी को खुद से डिफाइन करे। अगर आप अपनी फिलॉसफी को खुद से डिफाइन नहीं करते हैं बैठकर, आप कहते हैं जैसे सब जी रहे हैं वैसे ही हम जिएंगे, तो आप क्या करते हैं कि आप समाज की एक स्थापित डिफॉल्ट फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेकिन बिना फिलॉसफी के कोई नहीं जीता। तो आपने जो पॉइंट आउट किया, वह मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया हमें, हमारे लिए एक डिफॉल्ट फिलॉसफी क्रिएट कर रहा है, जो कहता है जो मर्जी हो वह करो, तभी तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। अंत में आप मुझे याद दिलाएंगे अपने निजी जीवन से, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा सबसे अंत में, अभी नहीं। तो मीडिया हमें बता रहा है, सिनेमा, साहित्य, कला, अभी से नहीं, कुछ 100 सालों से हमें बता रहा है कि जो मर्जी है वह करो। तो कल मैंने एक पोस्ट लिखी थी इस बारे में कि अपने एक मित्र से बात हो रही थी कॉलेज के दिनों में, जब आपस में मिलते थे और नॉवेल्स की बात करते थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किस किस्म की लड़कियां पसंद आती हैं, कैरेक्टर से बताओ। तो उस वक्त मुझे गॉन विद द विंड पढ़ रहा था। मुझे स्कारलेट ओहारा का चरित्र, बिल्कुल इम्पल्सिव, भावनाओं से चलने वाला, वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी ड्रीम गर्ल थी स्कारलेट ओहारा। मुझे लगता था काश मैं रीट बटलर हूं और स्कारलेट ओहारा मेरी ओर आए। और हालांकि उस कहानी में रीट बटलर बेचारा स्कारलेट ओहारा के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगाकर स्कारलेट ओहारा के पीछे चलता रहा, उसे नहीं मिली, और जब मिली तो उसने छोड़ दिया। एनीवे, तो उसने कहा और कौन से कैरेक्टर्स पसंद हैं, तो मैंने कहा, उसने फिर कुछ चॉइसेस दिए, तो मैंने कहा मुझे मादाम बावेरी, गुस्तेव फ्लावेर की बहुत पसंद है, कि वह शुद्ध इमोशन में जीती है। और अन्ना कैरेनिना, ये 2 कैरेक्टर्स के नाम मुझे याद है उस कन्वर्सेशन से निकल कर आए। बाद में अभी मैं नोटिस करता हूं कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कारणों से, पर सुसाइड कर लिया। तो अब मैं सोचता हूं कि इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो इनका जीवन को सोचने का, रियलिटी को जानने का तरीका है, इमोशंस से भरा, उसकी परिणति सुसाइड में ही हो सकती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में ही हो सकती है। अगर व्यक्ति हर समय अपने हर इमोशन को रिस्पॉन्ड करता रहे, यह रियलिटी को जानने का तरीका नहीं है। वह इमोशनल ओवरड्राइव से भरा रहेगा। अभी आज के बच्चों में मैं देखता हूं, जिन बच्चों को मैं देखता हूं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े हुए आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हर बात उनके लिए एक इमोशनल शॉक है, एक इमोशनल सेंसरी ओवरलोड है। सर हर बात आप, उन्हें बहुत अधिक इमोशनल लेवल पर प्रभावित करती है। मैं आपके फ्लो को तोड़ना नहीं चाह रहा, पर चूंकि आपकी बात चल रही है तो अभी एकदम कंटेम्पररी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, बड़ी चर्चा हो रही है, इस किताब पर बेस्ड है, जिसका नाम है मुसाफिर कैफे। ठीक है, जी जी। तो 10 साल पहले आई थी किताब, पढ़ी भी गई थी। इसके लिए 2-3 डायलॉग्स में आपको जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ अन्ना कैरेनिना और कहाँ इस किताब की सुधा, कहीं कोई फर्क नहीं, आज भी वही है। तो जैसे लड़का लड़की से कहता है कि बात आगे कैसे बढ़ती है मुझे सिखाओ, इतने दिनों से एक ही लड़की के चक्कर में अटका हुआ। लड़की कहती है बात बढ़ाने में क्या है, बंदे को 1-2 बार डेट वेट मारती हूँ, कोई पसंद नहीं है अभी तक। आते हैं, शुरू में सब सही लगते हैं, बस जैसे ही रोमांटिक होने लगते हैं मेरा टर्न ऑफ हो जाता है थोड़ा। रोमांस पसंद नहीं तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या पसंद है? बस कोई बिना
रोमांस वाला प्यार करें। और एक और लाइन है कि प्यार के लिए प्रपोज करना कितना चीप लगता है। क्या चीप लगता है? यही, आई लव यू बोलना। दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं होता। एक लड़का इससे ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकता, लड़की लव यू टू से ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, बोरिंग हो तुम, ठीक है, मैं हूं बोरिंग, लेकिन बाकी वजह काफी नहीं है शादी के लिए, मतलब। और इस जो सीरीज है, अब हम लोग सोचेंगे कि हम इस सीरीज का जिक्र क्यों कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सर जो कह रहे हैं कि एक इम्पल्सिव बिहेवियर इस सीरीज का कैरेक्टर है, वो विशुद्ध इम्पल्स में जी रही है कि, और ठीक है, उसको अपने जस्टिफिकेशंस मिले हैं कि माँ का ख्याल रखना है, करियर बनाना है। माँ ने, अच्छा सबसे पहले सर, कि माँ ने जो है अपने परिवार में, हिंदू परिवार में नहीं है तो बहुत परिवार के कारण प्रताड़ना झेली है, और ये वो सारी चीजें जो भी होता है, तो वो आजकल एक बाय डिफॉल्ट आ गया है। किताब में नहीं था, फिल्म में डाल दिया गया, सीरीज में, और ज्यादा उस पर वामपंथ का छिड़काव किया गया। कमिंग बैक टू दिस, की बच्चों में ये बिहेवियर ज्यादा बढ़ रहा है इम्पल्स का, कि मैं जो चाहता हूं, मेरी मर्जी, माई वे हाईवे। ठहराव क्यों नहीं है, या कि एक थॉट प्रोसेस ऐसा क्यों नहीं है कि प्रायोरिटीज क्या है लाइफ की, उसको देखें, और किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स तय कर, मतलब समझ कर, इत्यादि इत्यादि, हम वैसे फिर बिहेव करें, या अपनी लाइफ को स्टेबल का भी। स्टेबिलिटी इतनी बोरिंग क्यों हो गई है सब लोग के लिए? मतलब मैं शायद, हो सकता है फिर से 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिया हूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप कह रहे थे तो मुझे लगा इसका एक बार जिक्र करना आवश्यक है सर। आपने बिल्कुल सही विषय उठाया है, क्योंकि अन्ना कारेनिना को लिखे हुए कम से कम मुझे लगता है 200 साल होने आ रहे होंगे, या अधिक हो, 200 साल से अधिक हो चुके होंगे, 240 के आसपास। तो 1700 नहीं, 18, 150 साल के आसपास हुए होंगे मुझे लगता है। तो इसलिए एक अधिक कंटेम्पररी विषय उठाना बेहतर है। आपने यह की पुस्तक उठाई इसलिए भी कि युवाओं में पॉपुलर हिंदी साहित्य का उपन्यास है, और अभी एक पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज है। मैं इसको इसलिए नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर सीरीज से कोई आपत्ति है। सीरीज अच्छी बनी है, देखने में अच्छा लगता है। मैं लेट्स गिव इट इट्स ड्यू कि सिनेमेटिकली फिल्म अच्छी बनी है। आप उसमें कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मेकअप बहुत कहीं-कहीं लाउड हो गया है, जो अ, कम से कम नेटफ्लिक्स की बाकी सीरीज से थोड़ी ठहरी हुई, जी, थोड़ी तसल्ली रखती है जी। सिनेमेटिकली बुरी नहीं है। और अगर कोई देखना शुरू करे तो देख लेगा पूरा। हालांकि मैंने 3 या 4 एपिसोड देखे, मैं आखिर तक नहीं देख पाया, मेरी रुचि नहीं रहती है। पर फिर भी मैंने जो थोड़ा बहुत देखा, तो वहाँ मैं यह विषय उठा रहा हूं समग्र साहित्य के इस इम्फेसिस पर, कि साहित्य, सिनेमा, कला का इम्फेसिस आज के दिन में पूरी तरह से इमोशंस की ओर है, कि जो तुम्हें इमोशनली सही लगता है वही सही है। रियलिटी को जानने का माध्यम इमोशन से आ। व्हाट इज ट्रू? ट्रू इज व्हाट फील्स ट्रू। हाउ डू यू नो? आई फील इट। लेकिन, और अपने सपने पूरी करना बुरी बात नहीं है, अपने सपने रखना भी बुरी बात नहीं। आपको सपने रखने चाहिए, युवा आंखों में सपने होते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने का रास्ता इमोशन से नहीं जाता। सपनों को पूरा करने का रास्ता हमेशा कंक्रीट रियलिटी से टकराता है, और उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको एक रैशनल माइंडसेट की जरूरत है। इस फिल्म में जैसा हुआ कि सब लोग बेहद इंपल्सिव हैं, और किसी के जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। वह एकाएक उठकर छुट्टी पर चली जाती है, वो अपना हनीमून का पैकेज बुक कर लेती है, एकाएक उठकर छुट्टी वो पैकेज बुक कर लेती है। दूसरी तरफ वह एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर है। एक सक्सेसफुल लॉयर इस बिहेवियर के साथ जी नहीं सकता, उसका कोर्ट का केस बीच में पड़ जाएगा, वह कौन देखेगा? आप एक चाय की सर, दुकान नहीं चला कपिल सकते। सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को तो ये परमिशन नहीं है, जमाते इस्लामी पहुंची रहती है उनके पास कि भैया हमारा केस कल लगवा दो, नहीं हमारे बिल्डिंग गिर जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। उन सबको तो अनुमति रहती नहीं है, बड़े बड़े वाले हैं। खैर, अब जी। जीवन में किसी को रियलिटी से इतनी फ्रीडम नहीं मिलती कि आप जो मर्जी सो कर दो।
लेकिन इस फिल्म ने यह मैसेज दिया है कि आप जो मर्जी सो करते हो, आपको उसकी कोई कॉस्ट कभी पे नहीं करनी पड़ती। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा-अच्छा होता जाता है। तो यह जो लिबर्टी ली है इस कहानी ने रियलिटी से, यह लिबर्टी आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेगी। आप अगर अपने इम्पल्सेस पे जीने वाले व्यक्ति हैं, तो आप सुखी नहीं रहेंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए रैशनल होना होगा, सोचना होगा कि आप अपने सपनों को कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे पूरा करेंगे। यह रास्ता सिर्फ ठोस रैशनैलिटी से ही होकर जाता है। मैं अपनी बात करूंगा, मैं आज कहता हूं रैशनैलिटी की बात और इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग चलाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत सफल हो रहा हूं यह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कंसेप्ट लेकर जिंदा हूं। पर मैं अपने युवावस्था में बिल्कुल ही एक इम्पल्सिव युवा हुआ करता था, जिसको जब जिस मोमेंट में जो करने का मन होता था वह करता था। कल अगर एग्जाम है, यह बात मुझे आज चेस का मैच देखने से नहीं रोक पाती थी, या एक नॉवेल में पढ़ रहा हूं तो उस नॉवेल को रखकर अपनी पढ़ाई कर लूं, यह नहीं हो पाता था। क्लासरूम में बैठकर मैंने नॉवेल्स पढ़े, रख नहीं पाता था, इम्पल्सिविटी इतनी अधिक थी। तो आज मैं देखता हूं, क्या मैं तब अधिक सुखी था, तब अधिक खुश था जब मैं इतना इम्पल्सिव था, या आज जब मैं हर घटना को कॉन्शियसली, हर निर्णय को कॉन्शियसली रैशनैलिटी की दृष्टि से लेने में सक्षम पाता हूं, तब मैं अधिक सुखी हूं, अधिक शांत हूं, अधिक खुश हूं। खुशी का रास्ता इम्पल्सिविटी नहीं है। इम्पल्सिविटी आपको एंजाइटी देती है। क्यों एंजाइटी देती है? एंजाइटी और स्ट्रेस का एक कारण होता है। आपको वह कारण जानना होता है और उसे दूर करना होता है, तभी वह एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होता है। अगर आपके पास वह रैशनल फैकल्टी नहीं है जो इन तथ्यों को एनालाइज कर सके, तो आप इम्पल्स में काम करते रहेंगे, लेकिन आपकी समस्या दूर नहीं होगी। और जब आपके एक्शन से आपकी समस्या दूर नहीं होगी, तो इससे आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो मैं पाता हूं कि मैं उस वक्त अधिक स्ट्रेस में था, अधिक एंजाइटी प्रोन था, अधिक गुस्से में रहता था, एट टाइम्स खराब मूड से गुजरता था, और ये सारी समस्याएं मेरे माइंड में तब बहुत अधिक थी। अब लगभग मैं इन चीजों को नोटिस भी नहीं करता। अगर नोटिस करता भी हूं तो मैं रुक कर एनालाइज करता हूं कि कौन सी चीज मुझे परेशानी दे रही है, किस वजह से मुझे कल रात नींद नहीं आई, कौन सा काम अधूरा बाकी पड़ा है, किस ऑफिस के किस कंप्लेन का जवाब देना है, किस कोर्ट के लेटर को रिप्लाई करना है, या अपनी फाइनेंसेस में कौन सी समस्या आई है। मैं रुककर उसके बारे में सोचने में सक्षम हूँ। अब मैं रिस्पॉन्सेस इम्पल्सेस को यूज नहीं करता अपने स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। तो मैं अब अपने आप को अधिक बैलेंस्ड पाता हूँ। लेकिन वह पीरियड जब मैं हर इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करता था, आज जब मैं पलट कर देखता हूं, मेरे लिए अधिक स्ट्रेस, अधिक एंजाइटी और अधिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का समय था। हमारा जी। समय एक मामले में थोड़ा अलग था। हमारे समय में इस बात को कि आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, आप विक्टिम हैं, इस बात को उतनी अधिक मान्यता नहीं थी जितनी आज। आज क्या है कि आपको एक समस्या होती है, आप उस समस्या को तुरंत विक्टिमहुड में बदल देते हो। उसके लिए किसी और को खोजते हो, उसे ब्लेम करते हो, विक्टिमहुड में बदल देते हो। मुझे मेरे पापा ने 2 थप्पड़ मारा, मुझे पीटीएसडी हो गया, इसलिए मैं जिंदगी भर कोई काम नहीं करूंगा। अब उसके बाद मुझे फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है और अब मुझे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया है। अब मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, कुछ काम नहीं करूंगा और सरकार से वेलफेयर मांगकर उस पर पड़ा रहूंगा। यह सुविधा हमारे जनरेशन में और हमारे देश में नहीं हुआ करती। आज के दिन में खास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड इस मॉडल को अपना रहा है कि आपकी हर समस्या के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है और आप विक्टिम है। अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो आप विक्टिम है, और आप विक्टिम है इसलिए आप एक मोरली हाई पेडेस्टल पर हैं। चूंकि आप विक्टिम है तो आप ना कुछ गलत कह सकते हैं, ना कुछ गलत कर सकते हैं। आपका हर निर्णय आपके विक्टिमहुड से जस्टिफाई हो जाता है, और इसलिए अब सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि आपको पाले पोसे जिंदा रखे। यह वेस्टर्न फिलॉसफी हो गई है, और मैं इस बात को आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं कि इस फिलॉसफी को भारत में रूट पकड़ते और भारत में जड़ जमाते बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। पहले जो कल्चरल चेंजेस एक जनरेशन में वेस्ट से इंडिया में आते थे, अब 2 साल के अंदर आ जाते हैं।
इंस्टाग्राम उनको तुरंत उठाकर भारत में लागू कर देता है और यंग बच्चों के दिमाग में डाल देता है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू आर अ विक्टिम एंड इफ इट इज समवन एल्सेस फॉल्ट। सर इसमें जैसा आपने बताया ना, तो एक चीज मुझे ध्यान आती है, मैं किसी भी, वही फिर मेरा पैरामीटर वही, लोग कहेंगे कि फिल्मों बॉलीवुड या वेस्टर्न फिल्म या उनके ही आप इस पे क्यों जा रहे हैं बार बार, क्योंकि वेस्ट में लार्जली जो उनका फिलॉसफी है या थॉट प्रोसेस शेप होता है वो मीडिया से ही शेप होता है, सो मच सो दैट कि उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैंपेन भी टीवी न्यूज मीडिया ही न सिर्फ अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उनके यहाँ राष्ट्रपति कौन बनेगा उसका जो है बहुत बड़ा रोल होता है, डिपेंड्स ऑन दोस्त टीवी मीडिया जिस प्रकार से करते हैं। मैंने वेस्ट में देखा है सर कि ये किसी बच्चे का अगर कुछ उसने खराब काम किया तो ये कि बचपन में तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला, या उन्होंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, और जो माँ बाप ध्यान दे रहे हैं अपने बच्चों पे उनको ये कि यू आर इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ माई रूल्स, मतलब दोनों तरफ चैन नहीं है। बच्चे को अगर माँ बाप का ध्यान मिल रहा है तब भी वेस्ट लेफ्ट भड़का रहा है कि देखो तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं, ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तुम अपनी मन के नहीं कर पा रहे, और नहीं ध्यान दे रहे हैं तो ये कि तुम्हें ध्यान नहीं मिला, डैडी इशूज है, मम्मी इशूज है, पता नहीं कौन से इशूज है। पॉइंट इज दोनों केस में ये कि तुम्हारे मन में जो फीलिंग आ जाए उसको सोचना मत, उसको कर डालो। पहला थॉट क्या है, चिल्लाओ, चीखो, आवाज निकालो। इसीलिए मेरे ख्याल से वो जो दहिया है जो नाच रहा था अभी जंतर मंतर पे, तो उसको लग रहा था कि दिस इज माय वे ऑफ प्रोटेस्ट एंड दिस शुड बी एक्सेप्टेबल बिकॉज आई एम डांसिंग, आई एम फ्री। ये हमने इस रूप में यहां तक देखा है कि जिसकी जो मन में आता है बोल दे रहा है, दास बोल दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करेंगे। अरे नेगोशिएट लोग कह किया रहे हैं जाता है, जस्टिस इज अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन। अब सर देखिए पॉइंट इज कि उनके दिमाग में जो चल रहा है उनको दे उनकी बिलीव अपनी इन, रियलिटी है, उनकी अपनी ये उनकी अपनी रियलिटी है, रियलिटी अपना है। डेफिनेशन है, अपने डेफिनेशन है। यह बात है कि आप अपनी मनपसंद कुछ भी रियलिटी बनाने के लिए फ्री होते हो। जब जी आपकी एपिस्टेमोलॉजी इमोशंस सर, होती है तो आपकी एक लाइन और, रियलिटी सब्जेक्टिव एक होती है। लाइन और, हाँ सॉरी मैं आप चाहूंगा कि आप अपनी बात प्लीज रिपीट करें। एक लाइन में और कहना चाहता प्लीज सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने की जी। जब आपकी एपिस्टेमोलॉजी, जब आपका हम्म, नॉलेज को पाने का तरीका इमोशंस होता है कि मुझे जो फील हो रहा है वह सही है, तो आपकी रियलिटी सब्जेक्टिव हो जाती है। क्या है, दुनिया कैसी है, जैसी मुझे लगती है वैसी है। तुम्हारे लिए ऐसा होगा, मेरे लिए ऐसा है। तो ऐसे लोगों के लिए जस्टिस की परिभाषा सब्जेक्टिव हो जाती है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएट करने की चीज लगती है। आर्ग्यू नहीं करते आप नेगोशिएट करते हो। तो यह बिल्कुल क्लासिक केस है सब्जेक्टिव रियलिटी का, यह स्टेटमेंट। जी एक चीज आपने और बताई सर कि जैसे ये एक जो ये आदत भी है ना सर, ये हैबिट हो जा रही है कि फीलिंग्स की, आपके मन में थॉट आया तो अब आपको उस पे, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं। जो पहला एक कि मन में थॉट आया, जरूरी नहीं कि हर विचार जो मन में आया है वो आपके मुंह से निकल जाए या उसको आपको करना ही करना है, क्योंकि वो अंदर आपको बेचैन कर रहा है कि जब तक आपने वो किया नहीं उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो आप नहीं, अच्छा वो आप देखना नहीं चाहते। और जब आपने कोई कर्म कर दिया या कोई बात बोल दी उसके प्रोज मिले तो बहुत बढ़िया, और उससे अगर नुकसान हुए तो उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेना चाहते। उसकी जिम्मेदारी फिर जैसा आपने कहा कि किसी और पे डाल दो कि भाई उसकी गलती थी, उसका बता, मैं अपने ही किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना चाहता। शायद इसी कारण से वेस्ट में एक फ्रेज भी चलता है, कर्मा इज अ बिच। जिस दिन आपके अपने कर्म वापस आते हैं तो आपको लगता है अरे यार मुझे मेरे कर्म फल क्यों भोगने पड़ रहे हैं, तो वो उस कर्म फल को बड़े नेगेटिव टोन में देखते हैं। तो पुष्कर जी हैं, आप जानते ही होंगे, उन्होंने एक बड़ी सही बात कही थी कि फॉर यू, फॉर द वेस्ट, कर्मा इज अ बिच बिकॉज यू योरसेल्फ आर डॉग्स। तुम पीछे से आते हो और अपना कर्म करके चले जाते हो, तुमको उसका तुम जो कर्म फल है वो भोगना भी नहीं चाहते हो, तुम उन बच्चों को पालना भी नहीं चाहते हो जो तुम करके चले जाते हो। इस हद तक वो कोई कर्म फल अपना भोगना नहीं चाहते वेस्ट। उनको दुनिया की सारा सुख सुविधा चाहिए, लेकिन दुनिया पर, बाकी दुनिया में तबाही ला दे, न्यूक्लियर बम मार दे, कुछ भी मार दे, कोई दिक्कत है, हम पर नहीं आना चाहिए, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, हम अपना जीवन जिएंगे चैन से। और यही वो थॉट प्रोसेस दुनिया को दे रहे हैं, यंग जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं। ड्रग एडिक्शन सबसे ज्यादा तुमने अपने आप फैला लिया है। बच्चों को बिना ड्रग्स के तो मुझे लगता है कि उनका जीवन पार ही नहीं हो रहा 10-12
साल या 14 साल या जो भी हाई स्कूल में या जैसे भी निकल रहे हैं, तो ये उन्होंने स्वयं ही कर रखा है। कमिंग बैक टू दिस, ये जो आदत है सर कि मन में विचार आ गया तो उसको कर डालना है या बोल डालना है, और बोलने से पहले सोचना नहीं कि किसको बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। हमारे यहाँ संस्कारों में ये चीज बताई जाती थी, समझाई जाती थी, मार पीट के ठोक ठाक के सिखाया जाता था, इसको आदत बनाया जाता था कि आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपके और सोसाइटी के लिए आपका जो व्यवहार है वो आपके लिए, आपको भी वापस आता है। आप यदि समाज के लिए ठीक है तो समाज भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये जो तारतम्य, ये जो बैलेंस बिगाड़ा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग रैशनली, जैसा आप कहते हैं, एंड डू बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर वर्किंग ऑन एनी थॉट, हमारे यहाँ सर शायद इसी को धर्म कहा जाता है कि आपका धर्म क्या है, मतलब कि आपके दिमाग में 1000 विचार हैं, लेकिन किस विचार को कर्म बनाना है, उस पूरे थॉट प्रोसेस से गुजरकर जब आप उस थॉट को पिक करते हैं कि मैं इसको कर्म बनाऊंगा, आई विल वर्क ऑन इट, वो प्रोसेस शायद धर्म है। आप ये सोचते हैं कि आप पति हैं या बच्चे हैं, आप पिता हैं, आप क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका मेन प्रायोरिटी क्या है, उसके अनुसार जब आप एक थॉट पिक करते हैं तब आप जो है एक कर्म करते हैं, और उस कर्म का जो भी फल होता है भोगने के लिए तैयार भी होते हैं। हमारे सारे राजा महाराजा, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी इतिहास है, सबने अपना कर्म फल भोगा है। आप इस बैलेंस को बिगड़ते हुए कैसे देखते हैं सर? इज इट? जी फिर से बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। जी मैं बैकवर्ड शुरू करूंगा। तो आपने धर्म की बात की। धर्म शब्द को मैं कहता हूं कि धर्म शब्द जो है, आप उसे पूरी तरह से नैतिकता से रिप्लेस कर दें। धर्म और नैतिकता समानार्थी शब्द है, मोरालिटी। धर्म का सही अनुवाद रिलीजन नहीं है, धर्म का सही अनुवाद मोरालिटी है। आपको करना क्या, यह करना चाहिए या वह करना चाहिए का निर्णय धर्म देता है। यहां पर एक अंतर आता है, बड़ा अंतर आता है। वह अंतर यह है कि वेस्ट ने जब किसी फिलॉसफी ने इमोशंस का रास्ता चुना और उसकी रियलिटी सब्जेक्टिव हो गई, तो उसकी मोरालिटी भी सब्जेक्टिव हो गई। आपको जो ठीक लगता है, क्या मोरल क्या है? मोरल वह है जो आपको ठीक लगता है। आप अपने एक सब्जेक्टिव मोरालिटी डिफाइन कर ली। अभी अभी किसी ने मुझसे कहा कि भाई मोरालिटी में और रैशनैलिटी में कन्फ्लिक्ट होता है। होगा, अगर आपकी मोरालिटी का कंसेप्ट सब्जेक्टिव है तो होगा, लेकिन दुनिया में एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का कंसेप्ट है। कुछ चीजें हैं जो सबके लिए सही हैं और कुछ चीजें हैं जो सबके लिए गलत है। एब्सोल्यूट सेंस में नहीं, लेकिन प्रिंसिपल्स के सेंस में। क्या किन प्रिंसिपल्स का प्रयोग करके आप सही और गलत का निर्णय करते हैं, वे प्रिंसिपल्स जो हैं वे ऑब्जेक्टिव हैं और वे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। इसलिए मोरालिटी भी एब्सोल्यूट सेंस में नहीं, इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स मोरालिटी भी ऑब्जेक्टिव है। जो करने से कल्याणकारी परिणाम मिलते हैं, अब कल्याणकारी का अर्थ व्यापक हो जाता है, पर कल्याणकारी परिणाम मिलते हैं, वह करना नैतिक है, वह करना धर्म है। तो हमारे यहाँ यह स्पष्टता है। उनके यहाँ मोरालिटी को उन्होंने सब्जेक्टिव बना दिया है, तो फायदे के हिसाब से मोरालिटी को फायदे और नुकसान के हिसाब से डिफाइन करते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग स्वतंत्र होने के लिए अजीब अजीब हरकतें कहते हैं। तो कुछ दिन पहले किसी ने मेरी फेसबुक वॉल पर एक कोट लिखा जो मुझे बहुत पसंद आया, इलियड किपचोगे का, कि ओनली द डिसिप्लिन्ड वंस आर फ्री। तो आप तभी फ्री हैं जब आप डिसिप्लिन्ड हैं। और यह बात, क्योंकि आप फ्री हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि आप रियलिटी से फ्री हैं। नो वन इज फ्री फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी या फ्रीडम किसी को नहीं देती। हर कोई रियलिटी से बंधा हुआ है, कोई रियलिटी से फ्री नहीं हो सकता। यह हमारे सर्वाइवल की शर्त है इस धरती पर। यह हमारे फिजिकल सर्वाइवल की शर्त है कि आप रियलिटी से बंधे हुए हैं, और रियलिटी को जानने के लिए आपको रैशनैलिटी का प्रयोग करना है, और रैशनैलिटी आपको डिक्टेट करेगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मोरालिटी आपको गाइड करेगी कि उन ऑप्शंस में से क्या क्या लेना है। आप अगर डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं तो आप सही एक्शंस लेंगे, और यह सही एक्शन लेने से आपको कोई ना रोके। यही फ्रीडम है। फ्रीडम का प्रश्न तब आता है जब आप सही और गलत का निर्णय धर्म के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के आधार पर सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम। उसके बाद फ्रीडम का प्रश्न आता है
कि क्या आप उस निर्णय को एक्चुअली करने के लिए स्वतंत्र हैं या आपको कोई बंदूक लगाकर वह करने से रोक रहा है जो करना उचित है। वह फ्रीडम का अर्थ है। फ्रीडम का यह अर्थ नहीं है कि आपको जो मर्जी सो करनी है, वह फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आप रियलिटी से अभी भी बंधे हुए हैं। इफ नो वन एल्स रियलिटी विल कम बैक एंड पनिश यू। जो आपने कहा, तब उन्हें लगता है कि कर्मा इज अ बिच। कर्मा इज नॉट अ बिच, कर्मा इज जस्ट प्लेइंग इट्स पार्ट। आप अपने कर्म फल से स्वतंत्र नहीं है, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि हमारी पूरी फिलॉसफी कहती है। और इसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि कोई भी रियलिटी से फ्री नहीं है। अगर आप रियलिटी से फ्री होने की कोशिश करते हैं, रियलिटी आपको पनिश करती है। लेकिन अगर आप जो मोरल है, जो एथिकल है, जो करेक्ट डिसीजन है, जहां आपको रैशनैलिटी लेकर जाती है, वहां जाने के बाद कोई आपको रोकता है, तो वह आपकी फ्रीडम ले रहा है। और फ्रीडम वहां पर इंपॉर्टेंट होता है। अनलेस आपके पास ये फैकल्टी है, आपके पास अगर यह फैकल्टी नहीं है, तो फ्रीडम आपके काम की चीज नहीं। जी, अभी कुछ दिन पहले सर पीयूष मिश्रा जो कि बड़े सिंगर हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को जब पीछे मुड़ के देखा और पब्लिकली कहा कि वामपंथ ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, सबसे वाहियात लोग हैं कम्युनिस्ट सब, इन्होंने मुझे परिवार से दूर रखा, मैं इनके लिए काम करता रहा, फ्री में करता रहा, अंत में लगा कि मैं खराब बाप बन गया हूँ, मैं खराब बेटा हो गया हूँ, मैं खराब पति हो गया हूँ। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, तब मैं थोड़ा सा सुधरा। और ये इनके चक्कर में मत पड़ना बच्चों, पीयूष मिश्रा जी का एक टिक टाक प्रभाव है। तो बड़ा आसान है और आदर्श लगता है कि यंग जनरेशन में जो है लेकिन जब तक बात समझ में आती है तब तक शायद कहीं देर हो जाती, बहुत देर भी हो जाती। और सबको ऐसा जीवन भी नहीं मिलता जो पीयूष मिश्रा जी को मिल गया कि इंस्टेंटिवली वो जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चीजें फेमस हो गई तो चर्चित हो गए, वो अपने शोज करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, नॉर्मल लाइफ हो गई है। लेकिन बहुत ज्यादा झेल आ गया। और मैं अक्सर ये देखता हूँ सर, मेरी समस्या ये भी रहती है कि जो बच्चों में कूट कूट के भरा जा रहा है, और ये मैं यंग जनरेशन में देखता हूँ कि पहले और ये ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अरे अगली जनरेशन ही खराब है। नहीं भाई, हर जनरेशन उतनी खराब है जितनी पहले वाली थी। आपके समय में भी सर, उससे पहले भी भाई 70 के दशक में लालू मुलायम थे, तो 70 क्या के बहुत दशक शानदार में लोग इस थे। देश में नक्सलिज्म शुरू हुआ था। हम्म हजारों बच्चों ने, शायद लाखों युवाओं ने अपना हम्म जीवन बर्बाद कर दिया। हम्म अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे। नक्सलिज्म के फेर में नक्सली आंदोलन ने लाखों जिंदगियां बर्बाद की, हजारों जानें ली। और ये नहीं कि सिर्फ गांव देहात के बच्चे जो कहीं शहरों में जाते थे, पढ़ने जाते थे, उन्हीं गांव से जमीनें बेच के जिनके माँ बाप उनको पढ़ने भेजते थे, उनको वामपंथ के प्रभाव ने वापस भेज दिया। क्योंकि वो रिवॉल्यूशन लाना, एक तो ये रिवॉल्यूशन सर इतना बड़ा स्कैम है ना, ये आंदोलन शब्द इतना बड़ा स्कैम है जो जनता के साथ किया जाता है। आंदोलन जरूरी है, आंदोलन करना है, आंदोलन से ही सब होता, आंदोलन से ठीक होता। आंदोलन से कभी कुछ ठीक नहीं होता है। या तो आपकी सरकार नेहरू वाली हो कि वाकई में जीवन जीने के लिए उन्होंने जितने रास्ते हैं सब बंद कर रखे हैं, लाइसेंस कोटा परमिट राज है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कमाई नहीं कर सकते, आपको सड़क नहीं मिलेगी, आपको बिजली नहीं मिलेगी, आपको खाने के लिए बाहर से राशन आएगा, राशन की लाइन में लगिए और फिर आपस में संघर्ष करते रहिए। नेहरू चाचा जो है दिल्ली में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपने लुटियंस में। या तो वो जीवन वैसा एक समय काल हो कि जब मैरी एंटोनेटो टाइप के लोग हों कि हाँ भाई रोटी नहीं है तो केक खा लो, बाकी जनता जाए भाड़ में। मुगल टाइप का रूल हो कि किले के अंदर मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाकी किले के जस्ट बाहर की दीवार के बाहर भी कोई शहर नहीं है, गंदगी पड़ी हुई है, लोग हैजा से मरे चाहे जैसे मरे। तो वैसा कोई शासन हो बात अलग है। आज के समय में शायद समाज ने, हिंदू समाज ने अपने लिए व्यवस्थाएं बहुत सारी ऐसी बना ली हैं। आज लोग कहते हैं राशन क्यों दे रहे हैं गरीब को फ्री में, मैं कहता हूँ भाई वो आप ही के समाज का हिस्सा है और वो व्यवस्थित है तो आप भी व्यवस्थित है। यदि उसके जीवन में शांति है तो आपके जीवन में भी शांति है, भले आपको महसूस हो रही है या नहीं हो रही, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अननेसेसरी कमिंग बैक टू दिस की, तो बच्चों में जो यंगस्टर्स में जो पूरे उनके कि कॉर्पोरेट जॉब बड़ी बोरिंग होती है, कॉर्पोरेट जॉब बड़ी टैक्सिंग होती है, शोषण होता है। आज पहले शोषण कहीं और होता था, मिल मजदूरों में, तो मिलें बंद करा दी उन्होंने, उसके बाद अब शोषण जो कॉर्पोरेट बंद कराना चाहते हैं और खुद उसी कॉर्पोरेट के पास जाकर रैंसम जो है सीएसआर नाम का लेते हैं सारे एनजीओ वामपंथी। संजय गांधी के माध्यम से तय करा दिया कि 2% प्रॉफिट का हमको मिलेगा, एनजीओ को मिलेगा। तो ये गुंडागर्दी विशुद्ध ये लोग करते हैं।
और उसी कॉर्पोरेट के पास जाकर जो है पैसे भी मांगते हैं, उसी कॉर्पोरेट को 10 गाली भी देते हैं। जहां पर लोग जॉब कर रहे हैं उसको बुरा भी कहते हैं, और इस प्रकार से नियंत्रण करते रहते हैं। तो ये जो हमारी यंगस्टर्स है ना, नेक्स्ट जनरेशन है, बड़ी स्टेबल लाइफ सर, जो एक प्रयास था हमारी पिछली जनरेशन का कि चलो गरीबी से निकले, नाउ वी विल हैव अ स्टेबल लाइफ। वो स्टेबल लाइफ जीवन के संघर्षों से तो मिल जा रही है, पर अब वो अनस्टेबल मानसिक संघर्ष के माध्यम से किया जा रहा है सर। भौतिक संघर्षों से मुक्ति मिली है। मैंने जैसा कहा, संघर्षों से मुक्ति नहीं मिल सकती इस जीवन में। इस धरती पर जीने के लिए आपके सामने कॉन्स्टेंटली एक संघर्ष हमेशा है, टू नो व्हाट द रियलिटी इज। तो आपके भौतिक संघर्षों से आपको पहले से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी, इसका यह अर्थ नहीं है संघर्षों से मुक्ति मिलेगी। कमिंग बैक टू वन पॉइंट मैं कहना जी सर। चाहूंगा, पीयूष मिश्रा जी का समय बड़ा सिंपल था। वहां वामपंथ का जो रूप था वह बहुत क्लियर कट था, वेल डिफाइंड था, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी उसकी, उसको कम्युनिज्म कहते थे। ठीक है। आज के दिन में वामपंथ का रूप बदल गया है, वह शुद्ध रूप से फिलोसॉफिकल हो गया है। वामपंथ की वही फिलॉसफी पहले भी थी, लेकिन वामपंथ सबको अपनी फिलॉसफी नहीं देता था। वामपंथ सबको क्या देता था? सिंपली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देता था, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फिलॉसफी, राइट। तो क्यों वामपंथ उस रूप में सफल नहीं हुआ भारत में? क्योंकि कुछ लोगों ने वामपंथी फिलॉसफी का प्रोडक्ट, वामपंथी पॉलिटिक्स, लोगों को पकड़ाया, लेकिन लोगों की फिलॉसफी नहीं बदली। तो ज्यादातर लोग जो थे वे उससे अप्रभावित रहे, कुछ लोग जो उससे प्रभावित हुए उनका जीवन ही नष्ट हुआ। तो पीयूष मिश्रा जी का जो समय था वह सिंपलर था। अब वामपंथ ने इस बात को समझा है, और आज नहीं समझा है, 100 साल पहले समझा था, जब उन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल बनाया था, ISR इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च जर्मनी में। तब उन्होंने इस बात को समझा था कि जी नहीं, पॉलिटिक्स को डील करने से नहीं होगा, पॉलिटिक्स की रूट होती है फिलॉसफी, फिलॉसफी का एक ब्रांच है पॉलिटिक्स, तो लोगों की फिलॉसफी को बदलना होगा। तो आज के दिन में वामपंथ जो है हमारे जीवन में फिलॉसफी के रूप में घुस रहा है, ना कि पॉलिटिक्स के रूप में। आप पॉलिटिकली किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, वो CPM को वोट दें जरूरी नहीं है, आप सपा को दें, बसपा को दें, इवन भाजपा को दें, किसी को भी दें, पर आपकी फिलॉसफी बदलकर वामपंथी हो जा रही है। तो वामपंथ उस लेवल पर अटैक कर रहा है जिस लेवल पर फिलॉसफी काम करती है, और इसलिए आज के दिन में वामपंथ अधिक घातक है। मैंने कहा था कि मैं बताना चाहूंगा, सॉल्यूशन की बात करना चाहूंगा, और काफी देर हो गया है हमें इस चर्चा पर बात करते हुए, तो मैं इसके जी कंक्लूजन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। जी सर। सर आपने कहा बहुत सारे रोल मॉडल्स दिए जा रहे हैं। अब रोल मॉडल चुनने की बात है, आप किन्हें चुनते हैं। जैसे आज के JNG में कुछ कॉकरोच भी हैं, और हमारा नीरज चोपड़ा भी JNG की कैटेगरी में आएगा। 99 बॉर्न है शायद, या 98 बॉर्न है। तो ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, वो JNG हैं। साइंटिस्ट भी निकल रहे हैं, वे भी JNG हैं। और कॉकरोच जो निकल रहे हैं तिलचट्टे, ये भी JNG हैं। तो सवाल है कि सोसाइटी कैसे लोगों को मॉडल बनाकर पेश करती है, और कैसे लोगों को, किस मॉडल को कौन एक्सेप्ट करता है। तो जिसकी जैसी फिलॉसफी होती है वह उसके हिसाब से अपने मॉडल एक्सेप्ट करता है। मैं इस पर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। मेंटल हेल्थ की यह जो प्रॉब्लम है, पहले मैं सोचता नहीं था, पहले मैंने ऑब्जर्व किया था कि अक्सर ब्रोकन फैमिली में अधिक होती है। लेकिन पिछले 7-8 सालों में मैं देख रहा हूं यह ब्रोकन फैमिली का क्राइटेरिया हट गया। मेरे साथ के लोग जिनकी अच्छी फैमिली है, जो डॉक्टर्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, जिनके जो समय निकाल कर अपने बच्चों को समय देते हैं, एक काम करता है, एक पार्ट टाइम काम करता है, जो अपने बच्चों के साथ काफी समय देते हैं, उनके साथ हॉलिडे बनाने जाते हैं, इंटैक्ट फैमिली है, कोई अल्कोहलिज्म नहीं है, कोई ड्रग एडिक्शन नहीं है, ऐसे लोगों में मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे सुलझे हुए लोग, और उनके बच्चे, किसी को एनोरेक्सिया हो रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, कोई सुसाइड करके आ रहा है, कोई ट्रांस बन रहा है। तो मैंने सोचा कि यह जो स्टेबल फैमिली वाली बाउंड्री थी, इस समस्या ने इस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, और अनस्टेबल फैमिली वाली बाउंड्री, और स्टेबल फैमिलीज के अंदर भी घुस रहे हैं। तो मैंने देखा, मैं अपने बच्चों के बारे में निजी इसके बारे में नहीं बताना चाहता, पर बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। मेरी बेटी जब 12-13 साल की थी, तो उसे काफी, हमें दिखाई दिया कि उसको काफी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। डिप्रेस्ड दिखती थी, डरी रहती थी, स्कूल नहीं जाना चाहती थी, और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स थी। स्कूल में शायद बुलिंग वगैरह थी, कुछ कुछ था।
तो हमने साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट मांगा तो पता लगा साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट इस कंट्री में 18 महीने बाद मिलता है, 1.5 साल बाद। खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। तो मैंने कहा जाने दो, साइकियाट्रिस्ट के भरोसे नहीं रहना, आई डोंट एक्सपेक्ट देम, हम जानते हैं क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो हमने कहा उसे साइड में करो। बेटी से बात की तो देखा कि वो स्ट्रेस में थी, थोड़ी डिप्रेस लग रही थी और स्कूल में उसको बुलिंग की प्रॉब्लम थी वगैरह वगैरह। हमने कहा देखो ज्यादा इसके इमोशंस के फेर में नहीं पड़ना और इमोशंस को एनालाइज करके उनको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू, फॉरगेट हाउ यू फील, टेल मी व्हाट यू कैन डू। बेटा तू क्या क्या करेगी तो खुश रहेगी, फॉरगेट हाउ यू फील। तो हमने उसको इंट्रोड्यूस किया म्यूजिक से, उसने गिटार सीखना शुरू किया, उसके लिए पियानो खरीद कर दिया, उसने पियानो बजाना शुरू किया। उसको स्पोर्ट्स में भेजा, वह बैडमिंटन खेलने गई, वो कैंपिंग्स में गई, रनिंग करती थी, रनिंग का उसको बहुत शौक था तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे जाने लगी। वो 12 साल की बच्ची, मतलब पता नहीं 2-2 घंटे दौड़ कर आती थी। और उसने कभी जिम, अभी तो उसकी इतनी डिसिप्लिन्ड हैबिट है, कभी जिम मिस नहीं करती है, हमेशा रनिंग करती है, सब कुछ करती है एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। वो इससे बाहर आ गई, इसके पहले कि हमें साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लेटर आता, वो इससे बाहर आ गई। तो प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो सॉल्यूशन है वह जरूरत से ज्यादा इमोशंस को एक्सप्लोर करना, जो हम बताते हैं सॉल्यूशंस, और इमोशंस को जरूरत से ज्यादा वैल्यू देना। देयर इज नथिंग, नॉट मच आई कैन डू अबाउट हाउ यू फील। ओके, हाउ यू फील इज नॉट द पॉइंट। हमने उसको यह कहा कि व्हाट यू फील, डज इट मैच द रियलिटी? यह टेस्ट है। व्हाट यू फील इज राइट और रॉन्ग, इसका टेस्ट यह है वेदर इट मैचेस द रियलिटी और नॉट, राइट? So forget about how you feel and focus on what you can do. And this worked wonders. हमारे साथ अभी क्या दिक्कत है कि पूरी साइकियाट्री सबसे वो ब्रांच है मेडिसिन का, और उसकी पूरी फिलॉसफी यही है, हाउ व्हाट यू फील इज करेक्ट। तो हमें ऐसे भी कुछ उम्मीद नहीं थी उससे, और उसको कभी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कोई थेरेपी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट बाय मैनेजिंग हर एक्टिविटी शी केम आउट ऑफ इट एंड नाउ इट इम्प्रूव्ड हर स्टडीज। अच्छा, सपने देखने की आपने बात की, तो सपने देखने का इससे बड़ा हाइट नहीं हो सकता। इस बच्चों को बच्चे सपने देखते हैं और उसे पूरा कैसे करते हैं। जब वो 12 साल की थी तो उसका इंटरेस्ट एक वर्म में हुआ, समुद्र में पाए जाने वाले किसी खास किस्म के वर्म में उसको एकाएक इंटरेस्ट आ गया और उसने उसको स्टडी करना शुरू किया। फिर वो उस पर वीडियो बनाने लगी और उसके बाद उसने कहा कि मैं मरीन बायोलॉजिस्ट बनूंगी। हमें सपना लगता था, मजाक लगता था कि ये क्या, मरीन बायोलॉजिस्ट बनना क्या होता है। वो लड़की 12 साल की उम्र से उस ड्रीम को फॉलो कर रही है, उस वर्म को स्टडी करने के ड्रीम को। और पिछले सप्ताह मैं उसको जर्मनी छोड़कर आया हूं, वहां की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में वह पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिला है उसको, उसी वर्म के जेनेटिक्स पर, जेनेटिक स्ट्रक्चर पर कैंसर रिलेटेड रिसर्च करने के लिए। वाव। तो 12, अच्छा ऐसा नहीं है कि वह एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट पर्सन थी जो औरों से एक्सेप्शनल है और लोग उसका एग्जाम्पल फॉलो नहीं कर सकते। एकेडमिकली वो बहुत साधारण स्टूडेंट थी, फोकस्ड वे में कि भाई वन स्टेप एट ए टाइम। मुझे जीसीएसई में कितने मार्क्स आएंगे कि मुझे केमिस्ट्री मिल जाए, मुझे ए लेवल में कितने मार्क्स आएंगे कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, एग्जाम में कैसे पास करूं, वन स्टेप एट ए टाइम करते करते शी हैज मैनेज्ड टू अचीव व्हाट शी हैड बीन ड्रीमिंग सिंस शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। सचमुच एक बच्चे का सपना। तो सपने पूरा करने का रास्ता एक्शंस होता है और रैशनल थिंकिंग होती है। सिर्फ सपने देखने से और इमोशंस पे चलने से वह कभी पूरा नहीं होता। तो बहुत साल बाद मैंने, कुछ साल हो गए उस पूछे हुए भी 2-3 साल हो गए, हम लोग ड्राइव पे जा रहे थे पूरी फैमिली। हम लोग कहीं ना कहीं साल में एक बार लंबी ड्राइव पे निकलते हैं जब हम लोग गप करते हुए जाते हैं। तो उससे पूछा, बेटा तुमको अभी भी प्रॉब्लम होती है क्या ऐसी? तो बोली, पापा मुझे प्रॉब्लम अगर होती है तो मैं एक चीज को याद करती हूँ। तो उसने एक पर्सन से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम बताया। उसका नाम है डेविड गॉगिन्स। अच्छा। डेविड गॉगिन्स एक अमेरिका का एक ये है मरीन कमांडो है और वह भी एक बहुत फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड एक तरह का मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है वो, बट एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी है। क्योंकि उस बंदे की लाइफ बहुत 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 ही टफ थी। एक एब्यूजिव फादर था जो बहुत पीटता था पूरी फैमिली को,
और उसकी मदर उसको छोड़कर भाग गई, उसको लेकर, सारे बच्चों को लेकर भाग गई, नौकरी के मेहनत से कहीं मजदूरी करके पाला पोसा बड़ा किया। ब्लैक है तो ब्लैक रेसिज्म, ब्लैक घेटो लाइफ से गुजरा। बोला आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ क्रिमिनल एंड प्रोबेबली गेट किल्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। फिर वो आर्मी में चला गया। All and things went declared wrong. What could go wrong in one Yes, person's but life? still he got it right. तो वो कहता है किसी भी आदमी की लाइफ में जो चीज सबसे गलत जा सकती है, आप उसका सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हो इफ यू गिव हिम अ विक्टिम आइडेंटिटी एंड एन एक्सक्यूज टू ब्लेम अदर्स। उसने कहा मेरे पास सारे रीजन थे कि मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करूं, बट आई डिड चूज टू कंसिडर व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। और दिस गाय हैज अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग द टफेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, राइट। जो काम उसको जितना कठिन लगता है वह उतना ही करता है। वह उसे पानी से डर लगता है, वह नेवी में गया, नेवी सील बना, नेवी कमांडो बना। उसका अजीब अजीब रिकॉर्ड्स हैं, लाइक कई हजार पुलअप्स करने के रिकॉर्ड्स हैं, कई 100 किलोमीटर लगातार दौड़ने के रिकॉर्ड्स हैं। 6 वीक तक हर संडे वह अल्ट्रा मैराथन, सुपर अल्ट्रा मैराथन 100 माइल्स, 180 कितना हो गया 100 माइल्स, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर हर संडे वो 160 किलोमीटर दौड़ता था 6 वीक तक लगातार। He's not the fastest runner in the world, he's the toughest man in the world. Whatever he finds tough, he does it. बोलता है टफ है करो। तो somehow ये पर्सन मेरी बेटी के लिए रोल मॉडल बन गया। जो काम उसे जितना टफ लगता है, उसको लगता है करना है टफ है, उतनी मेहनत, उसको बस यही हिसाब लगाती है कि काम टफ है, इसका मतलब है इसमें अधिक मेहनत लगेगी, और कुछ नहीं। वो इतनी एंग्शियस पर्सन जो एक समय में बस में नहीं चढ़ती थी, आज वो स्कूबा डाइवर है, जो एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक एक्सपीरियंस। इसमें एक चीज ये सर, ये जो आपने पूरा उदाहरण बताया, इसमें यह है कि इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस, क्योंकि आप कोई काम करना चाहते हैं वो भी एक इंस्टिंक्ट होता है, उसको छोड़ देना चाहते हैं वो भी एक इंस्टिंक्ट होता है। तो आप तुरंत जितनी तेजी से कोई काम पकड़ते हैं, आप उतनी तेजी से उसको छोड़ देते हैं, और इसलिए कोई तारतम्य नहीं रहता है। जबकि टफ काम, बड़े काम में एक सीरीज ऑफ, एक तो उसको सिंसियरिटी कहते हैं, फिर आप उसको मोटिवेशन कह सकते हैं, फिर डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, फिर उसमें पूरा एक तारतम्य होता है बहुत दूर तक जाने का। तो वो आपको अपने आप को संभालने, हाँ रेजिलियंस, यस यस, वो अपनी आदत, एक रेजिलिएंट इंसान बनाने की वो तो आदत डालनी पड़ती है, वो तो आदत बनानी पड़ती है। वो ऐसे नहीं आती कि किसी को, कोई सफल आदमी है तो उसने ये कष्ट नहीं झेला है। रेजिलिएंट बनने का अपना एक अलग कष्ट होता है, उस प्रक्रिया के माध्यम से आपको गुजरना पड़ता है। आयरन ओर ऐसे ही नहीं लोहा बन जाता है, स्टील बन जाता है, उसकी एक अपनी आग का दरिया पार करना पड़ता है उसको। शायद जो हम, जी सर मैं अब क्लोजिंग रिमार्क्स दे दी हूँ आपके सर। नहीं आप कुछ कर नहीं, तो मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि उस बंदे ने उसको एक रेजिलियंस दिया, उसने सही रोल मॉडल चुना, और अब जो काम उसे जितना टफ लगता है वह करती है। पूरी सर्दियों में पीक सर्दी जब यहाँ पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, उसमें भी वह ठंडे पानी से नहाती है। क्यों बेटा ठंडे पानी से क्यों नहाती हो? तो कहती है कि जब मैं सी में जाती हूँ सी डाइविंग करने, तो क्या वहां के अंटार्कटिक का पानी मेरे लिए गर्म करके रखा जाएगा? तो यह उसकी फिलॉसफी है कि क्या मेरे लिए अंटार्कटिक का पानी भी गर्म करके रखा जाएगा जब मैं डाइव करते आती हूँ? तो वह उस पानी को कौन गर्म करेगा? तो मैं ठंडे पानी से क्यों डरूं? तो वो सारी विंटर भी ठंडे पानी से नहाती है। तो यह जो माइंडसेट है जी, मेरे लिए वो डिसिप्लिन मेक्स यू फ्री जी। अब आप चूंकि डिसिप्लिन है, तो अब आप अंटार्कटिका के समंदर में नहाने के लिए भी तैयार है, ये फ्री। अब वहां भी जाके जो है यू कैन, आप वो दुनिया भी देख सकते हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है, क्योंकि आप उसके लिए तैयार है। तो मैं एक कंट्रास्ट देना चाहूंगा कि उसने डेविड गॉगिन्स को चुना, जिसने कहा कि भाई आप एक बंदे का सबसे बड़ा बुरा यही कर सकते हो कि उसको एक विक्टिम आइडेंटिटी दे दो, उसको एक विक्टिम एक्सक्यूज दे दो। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू समवन हु इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट। किसी के जीवन में बहुत कुछ बुरा है, उसके ऊपर जो सबसे बुरा कर सकते हो वो यह कर सकते हो। वहीं उसी के, मेरी बेटी के बराबर उम्र की लड़की है ग्रेटा थनबर्ग।
और जब वह स्कूल में थी मेरी बेटी, तो उसी समय ग्रेटा थनबर्ग को बहुत पॉपुलर बनाया गया और दुनिया भर में रोल मॉडल की तरह पेश किया गया। अगर दुर्भाग्य से मेरी बेटी ने डेविड गॉगिंस की जगह ग्रेटा थनबर्ग को अपना रोल मॉडल चुना होता, तो आज उसका जीवन कैसा होता। मैं इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इट इज अ फिलोसॉफिकल हेल्थ प्रॉब्लम. व्हाट वी थॉट could have turned out to be a mental health problem was averted. The solution came out because he tackled with it philosophically by choosing the correct philosophy and the correct role model. तो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगली जनरेशन की रोल मॉडल चुनने की, वे अपना रोल मॉडल डेविड गॉगिंस को चुनते हैं या ग्रेटा थनबर्ग को. There lies the solution to this discussion. जी, मुझे याद है सर, हमारे यहाँ बचपन में किताबें आती थी, कोई मैगजीन आता था, प्रेरक प्रसंग आते थे, महान पुरुषों के जीवन से कोई घटना आती थी, उससे सीखने को मिलता था अब्राहम लिंकन के बारे में या किसी के बारे में कि कितनी चुनाव हारे, क्या हुआ, जीवन में संघर्ष किया, फिर एक सफलता प्राप्त की, रेजिलियंस. आजकल मैं देख रहा हूँ कौन सी किताबें चर्चित है, वही जो आप कह रहे हैं कि इमोशनल निकल लो, मन में आया ये कर लो, मन में आया वो कर लो, रेजिलियंट ना रहो, या विक्टिम आइडेंटिटी ले लो. इंस्टेड ऑफ गोइंग विद इन, अपने आप पर काम करने के बजाय दूसरे को दोष दे दो, सरकार को दोष दे दो, जिसको दुनिया में दोष दे दो, अपने आप को ठीक मत करो. तो ये आपकी बात सही है कि ये चीज जो है, और यह माँ बाप का बहुत बड़ा दायित्व है कि अपने बच्चे को ग्रेटा रोल मॉडल उनके कौन है, कम से कम यह कार्य आपका है, आपको करना है, क्योंकि उनको पता नहीं दुनिया में कौन से लोग हैं, क्या है, कैसी कहानियां हैं. वो हमारा आपका ही दायित्व है उनको ये बताना कि किसको रोल मॉडल रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए. और आपको भी, जब आप ये चर्चाएं करेंगे बच्चों के साथ, तब आपको भी अच्छा लगेगा, उनके माध्यम से आपको भी सीखने को मिलेगा, नई दुनिया को देखने का मौका मिलेगा. आप उनको अपनी दुनिया दिखाइए, उनके माध्यम से नई दुनिया आप भी देखें. बात करें, चर्चाएं करें, समझने का प्रयास करें. जैसा सर ने कहा कि मेंटल हेल्थ को मेंटल हेल्थ न बनने दें, उसके पीछे की फिलॉसफी, आप बड़े हैं, आपको पता है, आपको समझना चाहिए. और यही बात बच्चों को भी आगे पास ऑन करने देनी चाहिए कि कम से कम अपने निर्णय और अपने रोल मॉडल्स चुन सकें, अपने कर्म फल के साथ जीना भी सीख सकें, और वो कर्म करना भी, कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, इसका निर्णय, इसकी चॉइस भी वो कर सके. इतना ही दायित्व है, बाकी दुनिया में बहुत कुछ होता है, बाकी वो लोग अपना जीवन स्वयं जी लेंगे. तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन. राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे लगता है कि बड़ी जरूरी बात आज के परिप्रेक्ष्य में की गई है. राजनीतिक और बाकी सारी बात अपनी जगह, पर समाज को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, नेक्स्ट जनरेशन को देखते हुए, क्योंकि इन्हीं नेक्स्ट जनरेशन के साथ हमें जीना भी, तो हम अपना क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, इससे पहले कि हम उन्हें उनका कर्तव्य बताएं, हमारा जो कर्तव्य है हम वो भी निभाएं, और उसको दिखाते दिखाते भी उनसे उम्मीद करें कि वो भी अपने दायित्व, कर्तव्य निभाएं. तो बस इसके साथ आज की चर्चा का समापन. सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देना चाहूंगा सर, मैंने यह बात कही कि इट इज नॉट अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज अ फिलोसॉफिकल हेल्थ प्रॉब्लम. तो आनंद राज अध्यक्ष जी से यह बात हुई, तो उन्होंने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा, इफ इट इज अ फिलोसॉफिकल हेल्थ प्रॉब्लम, देन इट इज नॉट द फेलिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज द फेलिंग ऑफ आवर जनरेशन, बिकॉज इट वाज आवर जॉब टू गिव देम द करेक्ट फिलोसफी. तो दर्शकों, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं. कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें. डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का फेसबुक प्रोफाइल हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, आप इनके लिखे हुए लेख जरूर पढ़ें. तो दर्शकों, कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. प्रारब्ध. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय श्री राम.